हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आइए आप लोग जुड़िए और सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां लास्ट क्लास में हम रुके थे वो था प्राइस लीडरशिप। ओलिगोपोली पढ़ा जा रहा है और प्राइस लीडरशिप हो गया था। कार्टेल पे थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, जैसे कि कुर्नो का मॉडल हो गया, बर्टेंड का मॉडल हो गया, स्टेकलबर्ग का मॉडल हो गया, पाल एमस्वीजी का मॉडल हो गया, चैम्बरलिन का मॉडल हो गया। तो ये जितने तरीके के मॉडल है ना, सभी मॉडल को थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूंगा, ताकि इधर से अगर आपकी परीक्षा में कोई सवाल आए तो इजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है ना? तो चलिए, आप लोग जिनके पास भी नोटिफिकेशन मिल चुका है आप आ जाइए लाइव और हम लोग इस सेशन को अब करते हैं कंटिन्यू। सारी चीजें ठीक चल रही हैं, आवाज वगैरह आपको सुनाई पड़ ही रही होगी, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का डाउट होगा। क्लास को शुरू करूं उससे पहले अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं। ठीक है ना? तो एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत ना हो वो भी बताइए। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर बीच में कुछ ना समझ में आएगा उसको भी आप कमेंट कर देना, क्योंकि बीच बीच में मैं आप सभी के कमेंट भी देखता रहता हूँ, तो उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में मैं आप सभी के साथ चर्चा कर दूंगा। ओके, सब कुछ ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं कार्टेल को। ठीक है ना सर? कुर्नो मॉडल से कुर्नो पढ़ाऊंगा, कार्टेल ना बताऊं बिल्कुल भी? कार्टेल को छोड़ दूं? बताओ आप। 5 मिनट का काम है कार्टेल, उसके बाद कुर्नो पे ही आ जाएंगे। 5 मिनट में कार्टेल को बता देता हूं, उसके बाद कुर्नो पे। ठीक है ना? तो जो नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कार्टेल की। लास्ट क्लास में भी मैंने कार्टेल के बारे में आप सभी के साथ थोड़ी सी चर्चा किया था, और कार्टेल में मैंने बताया था कि कार्टेल क्या होता है, कोई विशेष समस्या वाली बात इसमें नहीं है। कार्टेल एक प्रकार का संघ होता है, संघ होता है ना? और क्योंकि आपने ये देखा कि जो ओलिगोपोली मार्केट है, जो अल्पाधिकारी बाजार है, तो इस अल्पाधिकारी बाजार में तमाम जो है अनिश्चितताएं होती हैं। और ये अनिश्चितता सबसे ज्यादा किसको लेकर के होती है? जैसे कि कीमत को लेकर के होती है। ओके, कीमत अनिश्चितता। तो ये जो कीमत अनिश्चितता हो गई, ठीक है, इसी प्रकार से जो है उत्पादन की मात्रा वगैरह हो गई, उत्पादन मात्रा, या इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है, एक कार्टेल बनाया जाता है, एक संघ बनाया जाता है। और ये संघ क्या करता है, इन प्रकार की अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास करता है। यानी ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी ये प्रॉब्लम है, कार्टेल क्या करेगा, इनको सॉल्व करेगा। एक संघ बनाया जाएगा और उस संघ के माध्यम से, उस कार्टेल के माध्यम से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कार्टेल है। ठीक है ना? अच्छा, कार्टेल को आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि कार्टेल क्या होता है, कार्टेल एक विक्रय एजेंसी होता है। ओके, इसे आप एक नाम और दे सकते हो कि कार्टेल का मतलब है एक विक्रय एजेंसी। विक्रय एजेंसी, ये विक्रय एजेंसी क्या करेगी, यानी कि ये देखो जो संघ बनेगा ना, अब इसमें क्या होगा कि यह जो संघ है वो फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। ये संघ कैसा कार्य करेगा? फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में, फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में। यानी जो भी फर्में हैं, जो भी फर्में हैं इस प्रकार के मार्केट में, उनके नेता के तौर पे ये कार्य करेगा। और ये फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए ये कौन कौन सा निर्णय लेगा? जैसे कि मूल्य संबंधी निर्णय, ठीक है ना, मात्रा संबंधी निर्णय, इस प्रकार के निर्णय जो है वो कार्टेल के माध्यम से लिए जाएंगे। ठीक है ना? तो कार्टेल में क्या होता है कि एक समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्में बाजार के शोषण करने के उद्देश्य से एकत्रित होती हैं। ठीक है? और कार्टेल की बात करेंगे सबसे पहले, तो कार्टेल का सबसे पहले जो उदय हुआ वो हुआ यूएसए में। यूएसए में सबसे पहले इस प्रकार की अवधारणा देखी गई। फिर मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में ही बताया था कि दो तरीके के कार्टेल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? दो तरीके के कार्टेल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो ऐसा रहेगा जो कि संयुक्त लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के रूप में कार्य करेगा। ओके,
तो पहला कार्टेल इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा जो संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य वाला कार्टेल, संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण के उद्देश्य वाला कार्टेल। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कार्टेल मैंने बताया था आप सभी को कि दूसरा प्रकार का जो कार्टेल हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केट शेयरिंग कार्टेल, यानी बाजार विभाजन या बाजार हिस्सेदारी, आप जो भी बोलो, तो बाजार विभाजन के उद्देश्य वाला कार्टेल या बाजार हिस्सेदारी, बाजार हिस्सेदारी के उद्देश्य वाला कार्टेल। दो तरीके के कार्टेल जो है वो बनाए जाते हैं, या दो तरीके के कार्टेल देखने को मिलते हैं, दो तरीके के संघ। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे थोड़ा थोड़ा और हम लोग बात करते हैं। जैसे इसमें पहला वाला हो गया कि संयुक्त लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य वाला कार्टेल, यानी यह एक ऐसा कार्टेल रहेगा, यहाँ पे फर्में मिलकर के एक ऐसे संघ का निर्माण करेंगी जिसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसका होगा कि जो उद्योग है, उद्योग क्या, फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि उद्योग के लाभ को अधिकतम करना, उद्योग के लाभ को ये क्या करेगी? मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा, इस प्रकार का कार्टेल। ठीक है ना? और यहाँ पे जो संघ बन रहा है ना, वो क्या करेगा? वो एक एकाधिकारी की तरह कार्य करेगा और तमाम तरीके के निर्णय लेगा। कौन कौन से निर्णय लेगा? जैसे कि कौन कौन से निर्णय लेगा? जैसे कि कीमत क्या तय की जाए, ठीक है ना, कीमत क्या होनी चाहिए। इसी प्रकार से उत्पादन मात्रा क्या होनी चाहिए, कीमत के अलावा उत्पादन मात्रा क्या होनी चाहिए, और वो उत्पादन मात्रा जिसपे संयुक्त लाभ अधिकतम हो। संयुक्त लाभ इन द सेंस कि उद्योग में जितनी भी फर्में हैं सबका मिला जुला करके लाभ अधिकतम हो। ठीक है, अब जितना भी संयुक्त लाभ हो रहा है उस संयुक्त लाभ का वितरण किस प्रकार से हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बात की जाती है देखो संयुक्त लाभ की, तो संयुक्त लाभ का वितरण किस प्रकार से हो, तो मेनली ये तीन प्रकार के निर्णय जो है यहाँ पे लिए जाते हैं कार्टेल में, जो कि संयुक्त लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य वाला कार्टेल होता है। ओके, उसके बाद जो दूसरा अच्छा इसमें भी देखो आगे होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे कार्टेल के माध्यम से क्या आपने देखा कि यहाँ पे एक एकाधिकारी की भांति कार्य करेगा कार्टेल, और जितने भी रूल वगैरह बनाएगा जो अन्य फर्में हैं उद्योग में वो सभी इसको फॉलो करेंगी। ठीक है, तो आगे चल करके होता ये है कि इसमें भी जो है फिर समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है, एक तरीके से फिर क्या हुआ कि फर्में मान लो उद्योग या फर्में जो है कार्टेल के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उनका वो फॉलो तो कर रही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रही हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे यहाँ पे विवाद की स्थिति हो जाती है और यहाँ पे फिर जो है ये नियम फेल होता है। उसके बाद दूसरा प्रकार कार्टेल में क्या देखने को मिला? अच्छा, ये जो फेल होता है उसके पीछे देखो रीजन क्या, बहुत सारे अप्रत्यक्ष कारण हो सकते हैं। ठीक है ना? खैर उसको साइड में रख के बात कर लेते हैं बाजार हिस्सेदारी के उद्देश्य वाला कार्टेल। तो देखो बाजार हिस्सेदारी के उद्देश्य वाले कार्टेल को आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो देख सकते हो गैर कीमत प्रतियोगिता, गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता में क्या, देखो इस प्रकार के कार्टेल में क्या होगा कि इस प्रकार के कार्टेल में फर्में परस्पर विचार विमर्श करके समान मूल्य पर विक्रय के लिए तैयार हो जाती हैं। यानी यहाँ पे क्या करती हैं, परस्पर विचार विमर्श करेंगी, परस्पर विचार विमर्श करेंगी, आपस में एक तरीके की सहमति बना लेंगी। परस्पर विचार विमर्श इन्होंने किया और फिर इन्होंने क्या किया कि चलो भाई साहब हम लोग एक समान मूल्य निर्धारित कर लेते हैं और उसी पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो परस्पर विचार विमर्श करके एक समान मूल्य का निर्धारण किया, एक समान मूल्य का इन्होंने क्या कर लिया, निर्धारण कर लिया। ठीक है, तो ये तो चलो समझौता हो गया कि इन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया और एक इन्होंने मूल्य निर्धारित किया और उस पे कहा चलो हम अपने प्रोडक्ट को सभी लोग बेचते हैं, कोई भी विवाद की स्थिति ना आए। समस्या कहाँ पे आती है, समस्या ये आई कि एक तरफ तो इन्होंने जो है समान मूल्य रखा, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, कुछ गैर कीमत प्रतियोगिता भी जारी रखी। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझेंगे, जैसे इन्होंने कुछ अप्रत्यक्ष लाभ देने शुरू कर दिए अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए। ठीक है, जैसे कि विज्ञापन का सहारा लेने लगते हैं, विक्रय कलाएं हो गई, डिजाइन पैकिंग, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग इतनी आकर्षक करेंगे कि भले ही अगली फर्म भी वही प्रोडक्ट वही रेट पे बेच रही लेकिन उसको कोई नहीं लेगा। तो ये स्ट्रेटजी अपना करके यहाँ पे फिर ये कार्टेल में क्या विवाद की स्थिति आ जाती है और ये भी फिर धीरे धीरे भंग हो जाता है।
क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भले ही मूल्य समान है लेकिन वो कुछ अप्रत्यक्ष तरीके अपनाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये कार्टेल भंग हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें दूसरा रूप देखने को मिलता है वो मिलता है कोटा के आधार पे विभाजन। ये आप क्या पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो कार्टेल में बाजार हिस्सेदारी के उद्देश्य वाला कार्टेल। इसमें दो चीजें आपको पढ़नी, एक तो गैर कीमत प्रतियोगिता वाला कार्टेल और दूसरा हो गया कोटा के आधार पे, कोटा के आधार पर विभाजन, कोटा के आधार पर विभाजन। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें फर्में मिलजुल करके एक ऐसा संघ बनाएंगी जो दो प्रकार के निर्णय लेगा। कौन कौन से दो निर्णय लेगा उनको आप देख लो। दो निर्णय कौन कौन से लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला निर्णय यह लेगा कि एक ऐसा मूल्य स्तर तय किया जाए जिस पर सभी फर्मों को कुछ ना कुछ लाभ हो। तो पहला यहाँ पे एक ऐसा मूल्य स्तर तय करना है जिसपे उद्योग में जितनी भी फर्में हैं सभी को कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। दूसरा क्या, बाजार की कुल मांग का यहाँ पे अनुमान लगाना है और कोटा के आधार पे मांग का विभाजन करना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या कि बाजार की कुल मांग का अनुमान लगाएंगे और कोटा के आधार पे मांग का क्या करेंगे, विभाजन कर देंगे। कोटा के आधार पे मांग का विभाजन कर देंगे विभिन्न फर्मों में, ठीक है ना। तो ये तरीके थे कार्टेल के आपके। अब कार्टेल में यहीं तक कहानी है, ठीक है ना, कार्टेल में इतनी ही बातें आपको जाननी थी। अब आगे कहां हम लोग अब देखेंगे कौन सी थ्योरी, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुर्नो के मॉडल को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये आपको भी पता होगा। लेकिन हम लोग कुर्नो के मॉडल को इतने शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे कि बस वही चीज आप समझिए जो आपकी परीक्षा में आता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास है कि इस क्लास में आज मैं कुर्नो, बर्टेन, डेजवर्थ, स्टेकलबर्ग, पालेम्स्वीजी, चैम्बरलिन सबके सब आज यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के मूड में हूं। तो ये हो गया कुर्नो का मॉडल, ठीक है ना, कुर्नो का मॉडल। ओके, अब ये कुर्नो का मॉडल कैसा मॉडल है, ये डुओपोली का मॉडल है। ओके, और अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली में आपने देखा कि मैक्सिमम मॉडल आपको कैसे मिलेंगे, डुओपोली के यानी कि द्वयाधिकार के। द्वयाधिकार का ये मॉडल है कुर्नो का मॉडल। इसमें क्या है, देखो इसका प्रतिपादन किसने किया, कुर्नो ने किया। कब किया, 1838 में ही कर दिया था, 1838 में ही कर दिया गया, लेकिन शुरू में किसी का इस पर ध्यान नहीं गया, ठीक है, ये अनदेखा ही रहा। फिर होता क्या है कि 1880 में एक अर्थशास्त्री थे वालरा, या वालरस भी आप इनको कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कुर्नो के इस मॉडल की तरफ अन्य लोगों का ध्यान दिलाया, जो अन्य अर्थशास्त्री थे उनको इस तरफ इन्होंने मूव किया कि ये एक मॉडल है जिसको कुर्नो ने दिया है, ठीक है ना। और एक चीज ये समझना कि कुर्नो जो है पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे, पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जिन्होंने अर्थशास्त्र में गणितीय विश्लेषण की शुरुआत किया। इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र में गणितीय विश्लेषण का प्रयोग किया। गणितीय विश्लेषण का प्रयोग, गणितीय विश्लेषण का प्रयोग कुर्नो ने पहली बार इकोनॉमिक्स में किया, ठीक है ना। अच्छा, कुर्नो का मॉडल, जैसा कि मैंने बोला कि कुर्नो का मॉडल अल्पाधिकार के सबसे सरलतम रूप की व्याख्या करता है। और सबसे सरलतम रूप क्या हो जाता है ओलिगोपोली का, डुओपोली यानी कि द्वयाधिकार, जहां पे मार्केट में सिर्फ दो ही फर्में हुआ करती हैं, ठीक है। तो कुर्नो ने बोला, अपने मॉडल को समझाते हुए इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली दो ऐसी फर्में हैं जिनकी उत्पादन लागतें शून्य है। तो आपको यहां से क्या जानना है कि यहाँ पे जो फर्में हैं कितनी है, फर्मों की संख्या दो। कुर्नो के मॉडल में फर्मों की संख्या दो फर्में, ठीक है ना। एक समान वस्तु का उत्पादन करेंगे, एक समान वस्तु का उत्पादन, ओके, एक समान वस्तु का उत्पादन करेंगी फर्में। और उसके अलावा क्या, एक और बात क्या जाननी सबसे महत्वपूर्ण, कि यहाँ पे जो उत्पादन लागत है ना, उत्पादन लागतें कितनी है, उत्पादन लागतें शून्य। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हो गई कुर्नो के मॉडल की, कि दो फर्में लेके चला इन्होंने, इसलिए मॉडल डुओपोली का मॉडल हो गया। एक समान वस्तु का उत्पादन और उत्पादन लागतें शून्य। अब सवाल ये उठता है कि कुर्नो ने अपने मॉडल में किस एक समान वस्तुओं के उत्पादन की बात की है, तो इन्होंने उत्पादन जिसकी बात की है वो है खनिज जल, जिसको आजकल आप बिस्लरी के बॉटल
और तमाम भी आते हैं ब्रांड ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मिनरल वाटर। तो इन्होंने खनिज जल को अपने मॉडल में प्रयोग किया कि खनिज जल का उत्पादन करने वाली या बेचने वाली दो फर्में हैं, और इन फर्मों को क्या बाजार की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान है, ठीक है ना, बाजार की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान है। इन सभी बातों के साथ कुर्नो अपने मॉडल को देते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक बार फिर से देख लो क्या क्या ध्यान रखना कि कुर्नो ने अपने मॉडल में किसका किसका प्रयोग किया। एक तो खनिज जल का उत्पादन करने वाली दो फर्में हैं बाजार में, और वो एक समान वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, यानी दोनों ही खनिज जल बना रही हैं, मिनरल वाटर बना रही हैं। उत्पादन लागतें यहाँ पे शून्य मान ली गई हैं। एक समान वस्तु का उत्पादन मतलब कि उत्पाद समान हो गए हैं, ठीक है। दोनों फर्मों के लागत और मांग वक्र भी समान है। बाजार मांग वक्र कैसा है, रेखीय है, ठीक है ना। अगली चीज क्या, फर्म अपनी प्रतिद्वंदी फर्म की पूर्ति को स्थिर मान के चलती है, ठीक है ना। और दोनों ही फर्में यहाँ पे लाभ अधिकतमीकरण करने के उद्देश्य से कार्य करती हैं, यानी फर्में यहाँ पे ये पूरे एफर्ट में रहेगी कि कैसे हम अपने लाभ को अधिकतम कर पाए, ठीक है ना। बाजार मांग वक्र रेखीय, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग याद रखना ये चीजें। ओके, तो इन मान्यताओं के साथ कुर्नो ने अपना मॉडल दिया। अब इन मान्यताओं को आपने देख लिया, और उसके बाद थोड़ा सा और इसमें एक डायग्राम छोटा सा बनाऊंगा, और डायग्राम को एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे इसका कंक्लूजन दे दूंगा आप सभी को कि किस तरीके से कुर्नो मॉडल में आगे की कहानी चलती है, ठीक है। तो डायग्राम को आप ध्यान से देख लेना, और उसके बाद लास्ट कंक्लूजन, कुर्नो का मॉडल कंप्लीट। चलो, तो हम लोग अब एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अभी तो ऐसे शुरू हुआ है, अभी तो पूरी कहानी इसमें बाकी है। ओके, और फिर यहाँ पे हमने एक बाजार का माग वक्र ले लिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन आपको टेढ़ा नहीं बनाना। ओके, मान लो अच्छा दो फर्में मैंने बोला, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक है फर्म ए और दूसरी है फर्म बी। एक हो गई फर्म ए और दूसरी हो गई फर्म बी, ठीक है ना। ओके, यमडी क्या हो जाएगा, यमडी, ये यहां से लेकर के यमडी इसको भी लिख दूं। एमडी क्या है, एमडी है बाजार मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, यानी मार्केट में जो पूरी की पूरी डिमांड है ना, उसको इस लाइन से दिखाया गया है, ये यहां से लेकर के एमडी तक। अब आगे की कहानी इसमें देखो क्या होता है। यहाँ पे फर्म ए जो है, फर्म ए मान लीजिए, फर्म ए मार्केट में पहले एंट्री करती है। अब जब ये मार्केट में एंट्री करेगी, तो जितना मार्केट का पूरा जितना डिमांड कर्व है, सपोज दैट, क्योंकि दो ही फर्में हैं तो ये आधे पे उत्पादन शुरू करती है। तो हमने बोला कि फर्म ए जो है जब मार्केट में आती है, अब ये आधा ही है ना, थोड़ा कम ज्यादा होगा तो आप समझ लेना, बाकी आधा ही है। तो मार्केट में फर्म ए आती है, और ये यहाँ पे चलो कीमत हो गया, कीमत वाई अक्ष पे दर्शाया गया है, ठीक है। और एक्स अक्ष पे क्या दर्शाया गया है, उत्पादन मात्रा को, उत्पादन मात्रा, ठीक है ना। तो फर्म ए की मार्केट में एंट्री होती है, के पॉइंट पे ये संतुलन की स्थिति को प्राप्त करती है, जहां पे कीमत कितनी है, ओपी के बराबर, और उत्पादित मात्रा कितनी है, ओ एन के बराबर। ये हो गया क्लियर, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि अब ए तो चल रही है, ओ एन उत्पादन कर रही है। फर्म ए जब आई तो इसने ओ एन के बराबर उत्पादन किया, ओ एन के बराबर इसने उत्पादन किया, ठीक है ना। और निर्धारित कीमत इसके द्वारा कितनी है, ओपी है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है फर्म बी की, अब वो तो खाली बैठेगी नहीं, तो फर्म बी आती है, ठीक है ना। अब जब फर्म बी आएगी, तो जैसा कि आपने पहले ही मैंने मान्यता में बोला कि यहाँ पे फर्में, जो पहली वाली फर्म है अपनी प्रतिद्वंदी फर्म है, उसके उत्पादन को क्या करेंगी, स्थिर मान लेंगी। तो जितना पार्ट आपने देखा, कितना पार्ट आपने देखा, ये एम से लेकर के के तक। अब फर्म बी ने मान लिया कि इतना तो पार्ट क्या है, फर्म ए के लिए स्थिर उत्पादन हो गया, ठीक है ना, यानी आपूर्ति इतनी स्थिर हो गई, इतने पे फर्म ए आपूर्ति कर रही है। अब हम इसमें कोई भी जो है एंट्री नहीं कर पाएंगे, कोई भी धमाल नहीं कर पाएंगे। तो फर्म बी के लिए भी इधर कितना हिस्सा बच रहा है, फर्म बी के लिए जो हिस्सा बच रहा है वो बच रहा है ये चीज जो मैंने हाईलाइट किया, ये आप देखना, ठीक है। इतना हिस्सा फर्म बी के लिए बच रहा है। फर्म बी की एंट्री होती है,
और फर्म बी ने क्या किया कि अब जो भी केडी का हिस्सा बचा है शेष बाजार मांग वक्र में या आपूर्ति जो बची हुई है मार्केट की, इसको अपना डिमांड करो मानेगी और उसी के अनुरूप ये उत्पादन को प्रारंभ करेगी। तो फर्म क्या करेगी, अब इसके आधे हिस्से पे उत्पादन करेगी, ठीक है ना। सपोज दैट फर्म ने केडी के आधे हिस्से पे उत्पादन किया और अब ये संतुलन की स्थिति में कहां पे प्राप्त हो रही है, किस बिंदु पे, इसको हमने ले लिया पॉइंट एस, और यहाँ पे कीमत को हमने बोल दिया कि चलो ये पी डबल डैश हो गया, और ये क्या बोल दिया, इसको टी बोल दिया। तो अभी आपने क्या देखा कि जो फर्म बी है ना, फर्म बी के लिए यहाँ पे, फर्म बी के लिए यहाँ पे कीमत कितनी है, ओपी डैश के बराबर है, ओपी डबल डैश, और उत्पादित मात्रा कितनी है फर्म बी के लिए, वो है ओटी के बराबर। इतनी बातें आप लोग सुनते जाइएगा, और लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो कोई नहीं, नोट्स तो आपको दे ही दी जाती है, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब यहां पे आपने क्या देखा कि जो सप्लाई क्वांटिटी है फर्म बी की वो कितनी है, सप्लाई क्वांटिटी, सप्लाई क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये है ओडी से बराबर, उत्पादन मात्रा जितनी है उसमें सप्लाई क्वांटिटी आप निकालिए। तो ओडी पूरा का पूरा सप्लाई यहाँ ओ से लेकर के डी तक है। अब देखेंगे तो जो फर्म बी है वो कितना कितना उत्पादन कर रही, कितना उत्पादन मात्रा, वो कर रही 1/4 ओडी, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब देखो हुआ ऐसा आपने क्या देखा कि फर्म बी की एंट्री हुई, अब वो प्राइस उसकी ऑटोमेटिक देखो कम हो गई। तो जो फर्म ए के ग्राहक थे, फर्म ए के ग्राहक जब उनको वही समान प्रोडक्ट, ठीक है, एक जैसा प्रोडक्ट अगर उनको कम कीमत पे फर्म बी से मिलने लगेगा, तो फर्म ए के जो ग्राहक हैं वो किधर आने लगेंगे, वो फिर से शिफ्ट होने लगेंगे कि किसकी, फर्म बी की ओर। अब जब फर्म बी की ओर आने लगेंगे तो फर्म ए के सामने तो संकट की स्थिति आ जाएगी। तो फर्म ए फिर से यहाँ स्ट्रेटजी पकड़ेगी, एक नया तरीका अपनाएगी, और वो क्या करेगी, अब जो मार्केट में शेष हिस्सा बच रहा है, अब देखो फर्म ए अपने पहले के कीमत मात्रा सबको साइड में रख करके फिर से मार्केट में नई एंट्री करेगी, ठीक है ना। तो अब फर्म ए जब नई एंट्री करेगी मार्केट में, तो जो हिस्सा शेष बच रहा है, ये कितना हिस्सा शेष बच रहा है, ये है आप देखो यस से लेकर के डी तक। फर्म ए की जब एंट्री होती है तो जो शेष हिस्सा बच रहा है एस से लेकर के डी तक, अब वो इसके आधे पे उत्पादन करेगी, ठीक है। तो चलो फर्म ए ने फिर से क्या किया, मार्केट में एंट्री लिया और फिर से देखो इसके आधे हिस्से पे उत्पादन किया। सपोज दैट ये पॉइंट हमने क्या बोल दिया, इसको भी चलो कुछ नाम दे देते हैं, एल नाम दे दिया। अब देखो अब कहानी क्या हुई, यहाँ पे कीमत हो गई ओपी डैश, ठीक है। क्वांटिटी को आपने चलो कुछ भी नाम दे दिया, हमने बोल दिया इसको क्या बोल दिया, चलो हमने बोला एम हो गया, ओके, ये टी था। आपने क्या देखा, आपने देखा कि फर्म ए जब फिर से मार्केट में आ रही है तो वो कीमत को और कम करने में सक्षम हो जाती है, और इस प्रकार से मार्केट में उसका सबसे ज्यादा, मार्केट में जो बाजार मांग वक्र है या जो मार्केट की आपूर्ति है या जो उत्पादन मात्रा है, उस पे सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिल जाता है, फर्म ए को मिल जाता है। तो इस प्रकार से इनमें जो है कीमत युद्ध की स्थिति या इस प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं। और यह समस्या कब तक चलती रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। यह समस्या तब तक चलती रहेगी, यानी एक चीज लिख लेना, इस प्रकार दोनों फर्मों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया, लिखना क्या है, दोनों फर्म के मध्य जो क्रिया प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया तब तक चलती जाएगी, चलती क्रिया प्रतिक्रिया चलती जाएगी, और अंत में दोनों फर्में एक समान कीमत पर एक समान मात्रा की आपूर्ति करेंगी, एक समान मात्रा की आपूर्ति करेंगी। तो ये तब तक इनका ये चलता रहेगा क्रिया प्रतिक्रिया वाला, कि भाई एक फर्म आती है, वो जो है मार्केट के आधे हिस्से पे उत्पादन करेगी, फिर कीमत कम हो जाएगी, फिर दूसरी एंट्री लेगी, फिर वो बाकी के आधे पे करेगी, ये इनका झगड़ा चलता रहता है। अब इसी पूरे झगड़े को कुर्नो ने एक पूरे मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझाया, जिसको आपको बहुत ज्यादा
उसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब इसमें ध्यान आपको क्या देना है, ध्यान देना है कि जो संतुलन की स्थिति यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कुर्नो आती है उसमें कंक्लूजन क्या निकला। तो इसमें देखो संतुलन की स्थिति में ये चीज ध्यान रखना, इधर से सवाल पूछे जाते हैं। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में, ठीक है ना। अच्छा, संतुलन की स्थिति में जो फर्म ए है, फर्म ए, फर्म ए क्या करेगी, बाजार के या जो बाजार के पूरे मांग, बाजार के मांग के जितना मार्केट में डिमांड है, बाजार के मांग के 1/3, 1/3 है ये। रुको इसको फिर से लिख देता हूं, ये है 1/3, 1/3। अरे भाई साहब रुको, साफ करके इसको लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये बाजार के मांग के कितने, 1/3 हिस्से को या हिस्से की पूर्ति करेगी। ओके, ये फर्म ए का हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से फर्म बी के लिए भी होगा, सेम इसी तरीके से जो फर्म बी रहेगी, फर्म बी भी मार्केट में जितना पूरा का पूरा डिमांड है उसके 1/3 यानी 1/3 हिस्से की क्या करेगी, पूर्ति करेगी। कौन सी, फर्म बी। तो यहां पे आपने क्या देखा, अब देखो कुर्नो ने एक फार्मूला दे दिया, उस फार्मूले को याद रखिएगा, तो कितने भी फर्मों को लेकर के अगर आएगा आपकी परीक्षा में तो आप कर ले जाएंगे। तो ये तो चलो अलग अलग फर्मों का हो गया। जैसे कि कुर्नो के मॉडल का हल क्या निकला, हल ये निकला कि यहाँ पे फर्में जो हैं वो क्या करेंगी, दोनों फर्में 1/3 1/3 हिस्से में आपूर्ति को जारी रखेंगी, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे आपको निकालना हो कि अगर एक फर्म की पूर्ति निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, बाजार की कुल पूर्ति निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और मार्केट में कितना भाग अपूरित रह जाएगा यानी जिसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी वो निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला। तो कुर्नो ने यहाँ पे 3 फार्मूले सुझाए, 3 फार्मूले कुर्नो ने यहाँ पे सुझाए हैं। 1 मिनट रुकिएगा, एक स्लाइड बना लेता हूं। अरे ये तो लिख गया फिर से, वेट 1 मिनट। चलो इसका कलर नहीं चेंज होगा, कोई नहीं, इसी पे लिख देते हैं। तो कुर्नो ने, मैंने बोला यहाँ पे 3 फार्मूले सुझाए। पहला फार्मूला क्या, पहला है फर्म की, यानी कि अगर देखो एक फर्म की पूर्ति आपको निकालनी होगी, मार्केट के कितने हिस्से पे वो पूर्ति करेगी, तो ये एक फर्म की पूर्ति, एक फर्म जो है मार्केट के कितने हिस्से पे पूर्ति करेगी, इसके लिए कुर्नो ने एक फार्मूला दिया 1/n+1, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला इन्होंने क्या दिया कि बाजार की कुल पूर्ति कितनी होगी, बाजार की कुल पूर्ति, बाजार की कुल पूर्ति के लिए इन्होंने क्या फार्मूला दिया, n/n+1। तीसरा इन्होंने फार्मूला क्या दिया, तीसरा इन्होंने दिया कि मार्केट में कितना भाग अपूरित रह जाएगा, अपूरित भाग यानी जिसपे जो है कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, दोनों फर्में नहीं कर पाएंगी, तो वो कितना, 1/n+1। अब यहाँ पे n क्या है, n है फर्मों की संख्या, n है फर्मों की संख्या। अब अगर आप कुर्नो के मॉडल के अकॉर्डिंग देखोगे यहाँ पे, तो कुर्नो के मॉडल में कितनी फर्में थी, कुर्नो के मॉडल में 2 फर्में थी। तो अगर आप देखो एक फर्म की पूर्ति कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 = 3। और आपने देखा कि एक फर्म कितनी सप्लाई कर रही थी, 1/3। बाजार की कुल पूर्ति देखेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्मों की संख्या 2 है और इधर 2 + 1 = 3, 2/3। अच्छा, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जब मार्केट में 2 ही फर्में हैं और दोनों कितना कितना पूर्ति कर रही हैं, 1/3 1/3, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए 2/3, तो मार्केट की कुल पूर्ति हो जाएगी। कितना भाग ऐसा रहेगा जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी, तो ये हो जाएगा 1/3। इधर 2 आप रख दोगे इनकी जगह तो n/3। तो ये पूरा कुर्नो के मॉडल का जो है निष्कर्ष है, आप सभी ने यहाँ पे चीजों को देख लिया। सर इसमें 1 में और 3 में क्या अंतर है, कहां पे फिर से बताइएगा, कहां पे आपका पूछना है 1 में और 3 में अंतर। ये जितनी बात बताई इधर, अब जिसको जो भी डाउट हो बता देना, ठीक है ना।
अच्छा, फिर इसकी देखो मूल्यांकन की बात आएगी तो इसकी तमाम आलोचनाएं भी की गई। आलोचनाएं किन आधारों पे की गई? जैसे कि इसमें कुर्नो के मॉडल को, या कुर्नो के मॉडल को आप देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये एक क्लोज्ड मॉडल है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई फर्मों के लिए इसमें एंट्री है ही नहीं। नई फर्मों के बारे में कोई इसमें उल्लेख नहीं कि नई फर्म आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल में केवल 2 ही फर्म को लिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये एक बंद मॉडल है। और एक इन्होंने जो अवधारणा लिया, आप खुद सोचो, क्या आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी प्रोडक्शन हो उसकी कॉस्ट जीरो आए? भाई अगर आप पानी भी निकालने जाओगे कहीं से तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी ना। तो इन्होंने जो शून्य लागत की अवधारणा लिया था वो अवास्तविक साबित हुई। शून्य लागत फार्मूले में 1 3 एक सा ही तो है। 1 3 एक सा ही है, मतलब पहले में एक फर्म की बात है और लास्ट वाले में अपूरित भाग की। अच्छा, ये है क्या? देखो, जो मार्केट की पूरी सप्लाई है, अगर आप सपोज दैट कुरने के मॉडल को आप लेके चलो, अब पूरा का पूरा आपने मार्केट ले लिया, 2 फर्में हैं मार्केट में, कुरनों ने बताया, ठीक है। अब दोनों फर्मों के माध्यम से कुल कितनी पूर्ति हो रही है? 2/3 की हो रही है। तो अपूरित भाग कितना बचेगा? 1/3 ही तो बचेगा ना, तभी तो 3/3 = 1 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है ना। ठीक है, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि शून्य लागत की अवधारणा जो है ये अवास्तविक है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्शन हो उसमें कॉस्ट जीरो है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये तमाम कमियां देखी गई कुर्नो के मॉडल में, और फिर इसके यानी कुर्नो के मॉडल की थोड़ी बहुत आलोचना की गई। ओके, कुर्नो के मॉडल के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बर्ट्रेंड के मॉडल को। ठीक है ना, बर्ट्रेंड के मॉडल को चलो देखते हैं। मतलब कि 1/n+1 दोनों में, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुर्नो ने यही फार्मूला सुझाया और फार्मूला बिल्कुल प्रूव भी तो हो रहा है ना। फार्मूला देखो, 11 बजे क्लास होगी नहीं होगी, पहले जो क्लास हो रही है इसको तो आप देखिए। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है? ये भी तो आपके सिलेबस में ही है ना। तो कुर्नो के बाद अब चलो हम लोग देखते हैं बर्ट्रेंड के मॉडल को। किसको देखेंगे? बर्ट्रेंड के मॉडल को। बर्ट्रेंड के मॉडल को देखने से पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड बना लेता हूँ। ठीक है, अभी इधर तक में जिसको कोई दिक्कत हो तो बताते जाइएगा, कमेंट करिए, अभी मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा। और कुर्नो के मॉडल में जो भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो आपको तो वो फटाफट आप बता देना। ओके, एनीवन? हाँ, वेट करिएगा, 1 मिनट का वेट करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग बर्ट्रेंड के मॉडल को देखेंगे। कुर्नो में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप लोग कमेंट करते रहो, मैं जस्ट आप लोग के कमेंट पढ़ने वाला हूँ। ठीक है ना। कुर्नो के बाद बर्ट्रेंड को देखेंगे, एजवर्थ को देखेंगे, चैम्बरलिन को, पालेम्स्वीजी को। और पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओलिगोपोली एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बड़ा है और इधर से काफी सवाल पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इधर से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। हाँ, तो आप लोगों का कोई कमेंट आया है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करने वाले हैं बर्ट्रेंड के मॉडल की। बर्ट्रेंड बर्ट्रेंड का द्वयाधिकार मॉडल। ठीक है ना, ये बर्ट्रेंड का द्वयाधिकार मॉडल। इन्होंने क्या किया? बर्ट्रेंड ने अपने मॉडल में ये बोला कि प्रत्येक फर्म प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मान लेती है। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी पूरी कहानी ये समझिए कि देखो, कुर्नो का मॉडल आपने देखा और अभी आप बर्ट्रेंड का देखने वाले हो। कुर्नो और बर्ट्रेंड के मॉडल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जहां कुर्नो अपने मॉडल में प्रत्येक उत्पादन, ठीक है ना, एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि कुर्नो ने अपने मॉडल में क्या बोला? कुर्नो ने अपने मॉडल में बोला कि उत्पादक जो है, प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन का समायोजन या उसका परिवर्तन यह मानकर करता है कि
उसका जो प्रतिद्वंदी है वो उसी मात्रा का उत्पादन करता रहेगा जिसका उत्पादन वो वर्तमान में कर रहा है। कहने का मतलब समझिए, जब आपने कुर्नों का मॉडल पढ़ा, कुर्नों का मॉडल आपने पढ़ा, कुर्ने के मॉडल में आपने जो डायग्राम देखा था छोटा सा, उसमें आपने क्या देखा था? सपोज दैट इधर अपनी जो है फर्म ए ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर रही है। ये पूरा का पूरा एमडी जो है बाजार का डिमांड कर्व हो गया। ये अभी कुर्नों के मॉडल की बात कर रहा हूं। वहां पे आपने क्या देखा कि जब फर्म बी की एंट्री होती है तो वो ये मान लेती है कि ये जो इतना पार्ट है ना, ये फर्म ए जो है निश्चित रूप से इस पे कब्जा जमा के बैठा है और हम इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। फर्म बी ये मानती है कि इतना पार्ट ऐसा है जिस पे वर्तमान फर्म यानी फर्म ए लगातार उत्पादन कर रही है। ठीक है ना? तो ये कुर्नों के मॉडल में था। लेकिन जब बात आती है बर्ट्रेंड के मॉडल की, तो बर्ट्रेंड के मॉडल में प्रत्येक, ये तो चलो कुर्नों का हो गया, इसको डिब्बे में हम लोग पैक कर देते हैं। जब बर्ट्रेंड के मॉडल की बात करेंगे तो बर्ट्रेंड के मॉडल में क्या आता है कि बर्ट्रेंड के मॉडल में प्रत्येक उत्पादक ये मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी वर्तमान स्तर पर अपनी कीमत स्थिर रखेगा। इसका मतलब क्या कि उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, वो कीमत को स्थिर रखेगा। ठीक है ना? कुर्नों में क्या बात की गई थी, ध्यान से सुनना। कुर्नों में बात की गई थी उत्पादन स्थिरता की। कुर्नों के मॉडल में आपने क्या देखा कि वहां पे उत्पादक जो है वो उत्पादन को स्थिर रखने की अवधारणाओं को लेकर के चलते थे। बर्ट्रेंड के मॉडल में कीमत स्थिरता की बात की गई है। कीमत स्थिरता, बर्ट्रेंड ने ऐसा माना कि उसका प्रतिद्वंदी कीमत को स्थिर रखेगा। ठीक है ना? उसका प्रतिद्वंदी कीमत को स्थिर रखेगा। तो बर्ट्रेंड के मॉडल में उत्पादक अपनी कीमत को परिवर्तित करते हुए अपने लाभ को अधिकतम करेगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। इतनी बात तो हो गई। ओके, एक बार कमेंट आप लोग का देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है ना? चलो अब इसको देखते हैं आगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए दो उत्पादक हैं, एक है उत्पादक ए और दूसरा है उत्पादक बी। ठीक है ना? अब ए उत्पादक जो है ये मान लो पहले उत्पादन प्रारंभ कर रहा है, यानी इसने क्या किया, उत्पादन प्रारंभ कर दिया। उत्पादन इसने प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना? और यहां पे जब फर्म ए आ रहा है मार्केट में, तो क्योंकि दो ही फर्में ये भी लेकर के चलते हैं, फर्म ए और फर्म बी, तो ये बिल्कुल एकाधिकारी की तरह आएगा, है ना? और फिर क्या करेगा वो यहाँ पे एक एकाधिकारी की तरह कीमत को निर्धारित कर देगा। यानी अब ये उत्पादन जब प्रारंभ करेगा तो ये एक और काम करेगा। ये क्या काम करेगा, ये कीमत को क्या कर देगा, निर्धारित कर देगा। एक एकाधिकारी की भांति व्यवहार करते हुए कीमत को निर्धारित कर देगा। ऐसी कीमत ये बनाएगा जिस पर इसको लाभ अधिकतम हो। जो कीमत ये बनाएगा तो ये ध्यान में, कीमत जो निर्धारित करेगा तो ये ध्यान में रख करके करेगा कि इसको लाभ अधिकतम। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ओके, अब मान लीजिए फर्म बी की भी एंट्री हो जाती है। फर्म ए ने तो इतना काम कर दिया कि उसने मार्केट में आया, उत्पादन को आरंभ किया, कीमत को निर्धारित किया, एकाधिकारी की भांति व्यवहार करते हुए ऐसी कीमत को निर्धारित किया जिस पे फर्म ए को लाभ अधिकतम प्राप्त हो रहा हो। अब फर्म बी की एंट्री होती है। ठीक है ना? और क्योंकि देखो, ठीक है ना, हाँ, तो यहां पे देखो प्रोडक्ट तो समान चल रहे हैं। ठीक है ना? तो फर्म भी ये सोचेगा कि अगर वो ऐसा करे कि अपने वस्तु की कीमत ए से थोड़ा सा कम कर दे, तो वह फर्म ए के सारे उपभोक्ताओं को अपने पास खींच लेगा। ठीक है? और यहां पे फिर फर्म क्या करेगा, अपने लाभ को अधिकतम कर लेगा। और ऐसी स्थिति में फर्म बी जहां पे अपने लाभ को अधिकतम करेगा, वहां पे फर्म ए के जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या शून्य भी हो सकती है या बहुत ही कम हो सकती है। तो यहां पे फर्म ए फिर क्या करेगा, फर्म ए फिर से अपनी कीमत नीति पे विचार करेगा। समझिए बात को समझिए, थोड़ा सा लिख देता हूं। जब फर्म बी की एंट्री होती है तो वो एक स्ट्रेटजी अपनाएगा कि वो किस तरह से कीमत को क्या करे, कीमत को वो क्या कर देगा, कम करने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा, फर्म ए के ग्राहक फर्म ए के ग्राहक बी के पास आएंगे, बी के पास आएंगे। ठीक है?
और ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती हैं, या तो फर्म ए के ग्राहक ही खत्म हो जाएं, शून्य हो जाएं, या थोड़े बहुत बचे रहें। और ऐसी स्थिति में फिर क्या, फर्म बी जो कीमत बनाएगा वो ऐसे सोच के बनाएगा कि इसका लाभ जो है क्या हो, लाभ अधिकतम हो, अधिकतम हो, है ना। तो जहां पे फर्म बी का लाभ अधिकतम होगा, वहीं पे फर्म ए के उपभोक्ताओं की संख्या या तो शून्य हो सकती है या बहुत ही कम हो सकती है। अब यहाँ पे फर्म ए फिर से अपनी कीमत नीति पे विचार करेगी, पुनः पुनः कीमत नीति पर विचार करना पड़ेगा फर्म ए को। कीमत नीति पर क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। किसको, कीमत नीति पर विचार करेगी फर्म ए। ठीक, फर्म ए के सामने अब दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो यह है कि अब वो इतनी कीमत निर्धारित कर दे जितना फर्म बी ने रखा है, और यहां पे फिर बाजार आधा आधा बट जाएगा। चलो इसको आगे लिखता हूं। तो दो विकल्प हैं फर्म ए के सामने, दो विकल्प। दो विकल्प कौन कौन से? पहला ये कि फर्म ए जो कीमत बनाएगी, कीमत जो निर्धारित करे, पुनः विचार करते हुए वो फर्म बी की कीमत के बराबर करे, फर्म बी की निर्धारित कीमत के बराबर कर दे। ऐसे में क्या होगा, फर्म बी की निर्धारित कीमत के बराबर। ऐसे में क्या होगा कि अब जो फर्म बी के ग्राहक हैं वो फर्म ए के भी पास आएंगे, मतलब मार्केट में 50-50 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाजार में जो हिस्सेदारी है, बाजार में 50-50, 50 ए और 50 बी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। दूसरा विकल्प क्या है? एक विकल्प तो ये हो गया। दूसरा विकल्प ये है कि यहाँ पे फर्म ए ये काम कर सकती है कि फर्म ए अपने वस्तु की कीमत को फर्म बी की तुलना में कम कर दे। तो यहाँ पे ये कीमत क्या करे, कीमत को कम कर दे, कीमत को कम कर दे बी की तुलना में, फर्म बी की तुलना में। फर्म बी ने जितनी कीमत रखी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, अब फर्म ए जब पुनः मार्केट में आ रही है तो इतना कर दे कि बी से भी कम कर दे। ऐसी स्थिति में फर्म बी बाजार से बाहर भी हो जाएगी। अब आगे सुनिए, क्योंकि दूसरा विकल्प जो है, दूसरा विकल्प कौन सा है कि वो कीमत को इतनी कम कर दे कि फर्म ए जो है मार्केट से बाहर हो जाए। तो इस दूसरे स्थिति में क्या है कि फर्म ए अपने लाभ को अधिकतम कर पाएगी। अतः फर्म ए जो है ये दूसरा वाला तरीका अपनाएगी कि वो कीमत को इतनी कम करे कि फर्म बी जो है, फर्म बी मार्केट से ही बाहर हो जाए। ठीक है ना। अब ऐसे में फर्म भी पुनः अपनी कीमत नीति पे विचार करेगा। जब वो मार्केट से बाहर हो जाएगा तो वो फिर से अपनी कीमत नीति पे विचार करेगा। तो इस प्रकार से दोनों फर्मों के मध्य यहाँ पे कीमत युद्ध की स्थिति चलती रहेगी। कीमत युद्ध की स्थिति यहाँ पे चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों फर्मों की कीमत औसत लागत के बराबर नहीं हो जाती है। चलो इसको लिख देता हूं क्योंकि ये मेन पॉइंट है। कीमत युद्ध की स्थिति तक तो आपने समझ लिया कि ये प्राइस वार इनका तब तक चलता रहेगा। कीमत युद्ध, कीमत युद्ध इन फर्मों में तब तक चलता रहेगा, एक मिनट, हाँ, कीमत युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों फर्मों की कीमत, दोनों फर्मों की कीमत औसत लागत के बराबर नहीं हो जाती, औसत लागत के बराबर नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों फर्मों की उत्पादन लागतें यहाँ पे भी समान है, अतः संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति यहाँ पे कहां पे बनेगी, तो यहाँ पे जो संतुलन की स्थिति बनेगी वो किधर बनेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, उसके बाद इनका मॉडल भी खत्म। तो संतुलन की स्थिति में दोनों फर्में औसत लागत के बराबर कीमत निर्धारित करते हुए सामान्य लाभ प्राप्त करेंगी। तो संतुलन की स्थिति में दोनों फर्में जो कीमत निर्धारित करेंगी वो किसके बराबर करेंगी, औसत लागत के बराबर करेंगी, और औसत लागत के बराबर ये कीमत निर्धारित करके सामान्य लाभ को प्राप्त करेंगी। औसत लागत के बराबर ये कीमत निर्धारित करके सामान्य लाभ को प्राप्त करेंगी। तो संतुलन की स्थिति में दोनों फर्मों की कीमत
और उत्पादन पूर्ण प्रतियोगी फर्म के समान हो जाएगी। तो ये रहा बर्ट्रेंड का मॉडल। अब बताइए, क्लियर? हाँ बताइएगा, क्लियर है ना? बर्ट्रेंड के मॉडल में कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद हम लोग एजवर्थ के मॉडल की बात करेंगे। एक कमेंट तो कर दो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आप प्रीवियस ईयर देखिए ना, बहुत तरीके के सवाल पूछता है प्रीवियस। इसीलिए मैं कहता हूं लगातार आप प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करते रहिए, यूजीसी के प्रीवियस ईयर, पीजीटी के। जब आप सवाल सॉल्व करिएगा तो अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ी है ना, सर ये सिलेबस में तो दिए नहीं हुए हैं, सिलेबस में आपके लिखा हुआ है अल्पाधिकारी बाजार, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में ये मॉडल नहीं पढ़ा रहा हूं, बेस बेस में पढ़ा रहा हूं। नहीं तो कुर्नों का मॉडल तो एक क्लास में कंप्लीट होता है, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल जानकारी दे रहा हूं जितना आपको जो है। हाँ ये सब डुओपोली के मॉडल हैं, तो जो मुझे लग रहा है कि आपको पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको कुर्नो पढ़ाया, बर्ट्रेंड पढ़ाया, अभी एजवर्थ पढ़ाऊंगा, चैम्बरलिन पढ़ाऊंगा, पार्लेम स्वीजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो धैर्य बना के बैठे रहिए। अब हम लोग देखेंगे एजवर्थ के मॉडल को। ये सभी के सभी मॉडल देखो ओलिगोपोली मार्केट में डुओपोली के अंतर्गत आते हैं। ये डुओपोली के मॉडल हैं, बट ये ओलिगोपोली के अंतर्गत आते हैं। एजम्पशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल। इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ठीक है। और कुर्नो के मॉडल की वो कौन सी कमी थी जो इनको दिखी, बर्ट्रेंड को दिखी, या भी आप देखेंगे एजवर्थ को भी दिखेगी। तो ये चीज अगर आपका क्लियर है ना, आप प्रीवियस ईयर सवाल उठा के करिए। अगर आपके पास यूजीसी की प्रीवियस ईयर की बुक है, उससे देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि जरूर आप कर पाएंगे, क्योंकि उस तरीके की तमाम बातें मैं यहाँ पे आप सभी से चर्चा कर दे रहा हूँ जिस तरीके के सवाल आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ अब चलिए हम लोग देखते हैं एजवर्थ का मॉडल। एजवर्थ का मॉडल, चलो एजवर्थ देखो। एजवर्थ, अच्छा देखो, सबसे पहले इस क्रम में पहला मॉडल किसने दिया था? कुर्नो ने दिया था। तो चाहे बर्ट्रेंड आते हैं या एजवर्थ आते हैं, सबने कुर्नो का ही कान पकड़ा। कुर्नो ने अपने मॉडल में यह बोला था कि प्रत्येक द्वयाधिकारी ऐसा सोचता है कि वह जितनी मात्रा का चाहे उत्पादन करेगा, लेकिन उसका जो प्रतिद्वंदी है वो अपनी उसका जो प्रतिद्वंदी है वो अपनी वर्तमान मात्रा का ही उत्पादन करेगा। सपोज दैट जो कुर्नो ने बोला था ना कि जब फर्म ए आती है मार्केट में तो जितना है उसके आधे हिस्से पे उत्पादन करती है, फिर फर्म बी आती है वो बचे हुए आधे पे। उसके बाद फिर देखो बर्ट्रेंड ने अपना मॉडल दिया जिसमें उन्होंने, जो कुर्नो के मॉडल में उत्पादन स्थिरता की बात की गई थी, बर्ट्रेंड ने कह के कीमत स्थिर को लेकर के चलते हैं। अब एजवर्थ आते हैं और एजवर्थ ने बोला या एजवर्थ का ऐसा मानना था कि प्रत्येक द्वयाधिकारी यह सोचता है कि, ध्यान से सुनिएगा, एजवर्थ ने क्या बोला कि प्रत्येक द्वयाधिकारी यह सोचता है कि वह चाहे जो कीमत निर्धारित करे, ध्यान से सुनिएगा, वह चाहे जो कीमत निर्धारित करे उसका प्रतिद्वंदी अपनी कीमत पर परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन बाद में करता है ना। लेकिन पहले ये ऐसा ही सोचता है, अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा, ये ऐसा सोचता है, ठीक है ना, अपनी कीमत पे परिवर्तन नहीं करेगा। तो बर्ट्रेंड ने जिस तरीके की बातें लिया था, एजवर्थ के भी मॉडल में जो मेन रोल है ना, जो मेन वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है? मेन वेरिएबल यहाँ पे क्या है? कीमत है। एजवर्थ के मॉडल में भी जो मेन महत्व मिला है वो कीमत को मिला है, उत्पादन को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो एजवर्थ ने भी यहाँ पे कुर्नो के मॉडल की जो मान्यताएं थी, लगभग उन्हीं मान्यताओं को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। झरनों के उदाहरण को इन्होंने भी लिया, झरनों से जो खनिज जल का उत्पादन होगा। और एजवर्थ ने यह बताया कि द्वयाधिकार में कभी भी स्थिर संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। इन्होंने क्या बोला?
एजवर्थ ने बोला, एजवर्थ का स्टेटमेंट क्या था, इसको देख लो आप सभी लोग। एजवर्थ का कहना यह था कि द्वयाधिकारी यानी कि डुओपोली में, डुओपोली में, डुओपोली में कोई निश्चित संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है, कोई निश्चित संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है ना। एजवर्थ ने क्या बोल दिया कि डुओपोली में कोई निश्चित संतुलन स्थापित होगा ही नहीं, स्थापित नहीं हो सकता है। वैसे तो इन्होंने अपने मॉडल में एक डायग्राम भी बनाया था, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। मेन कंक्लूजन जो है इन सिद्धांत का वो यही है, इतनी बात आप समझ के रखिएगा। ठीक है ना, कि एजवर्थ का मॉडल जो है वो बिल्कुल अस्थाई संतुलन की बात ही नहीं करता है। बस एजवर्थ में इतनी चीज आप देख लो। क्या क्या आपको देखना कि एक तो देखो इन्होंने भी, हाँ ठीक है, तो एजवर्थ ने भी क्या किया, एजवर्थ ने भी बर्टेंड की तरह अपने मॉडल में जिस इंपॉर्टेंट वेरिएबल को स्थान दिया, वो वेरिएबल कौन सा हो गया, वो हो गया कीमत। यानी कि इन्होंने कीमत को महत्व देते हुए ये बताया, ठीक है ना, ये बताया कि यहाँ पे कोई भी अस्थाई संतुलन की प्राप्ति होगी ही नहीं, कोई निश्चित संतुलन स्थापित होगा ही नहीं। ठीक है ना, इतनी बात एजवर्थ में आप लोग जानते रहिएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे, अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है, आप सभी इसके बारे में पढ़े होंगे और उधर से काफी सवाल पूछा जाता है। तो वो कौन सा है, वो है किंग डिमांड कर्व, विंकुचित मांग वक्र। ठीक है ना, इसकी इंग्लिश किंक्ड डिमांड कर्व। ओके, देने वाले कौन, नाम आप सभी जानते होंगे और कई बार परीक्षाओं में यही पूछ लिया जाता है। तो देने वाले थे प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी। ठीक है, इन्हीं के नाम से सिद्धांत प्रचारित है। ओके, तो इन्होंने देखो अल्पाधिकारी बाजार वाली जो स्थिति होती है, जो ओलिगोपोली होता है, उसमें जो है जो कीमत स्थिरता वाला कॉन्सेप्ट है, प्राइस स्टेबिलिटी, उसकी व्याख्या के लिए इन्होंने क्या किया, किंक्ड डिमांड कर्व का प्रयोग किया, यानी कि विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग किया। और इन्होंने बताया कि कोई भी अल्पाधिकारी फर्म, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बताया कि कोई भी अल्पाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की कीमत को घटा करके, कोई भी अल्पाधिकारी फर्म वस्तु की जो कीमत है इसको घटा करके बिक्री करना चाहती है, यानी जो बिक्री है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करती है, ये है ना। ऐसी स्थिति में जो उसके प्रतिद्वंदी हैं वो अपने ग्राहकों को खोने के भय के साए में जिएंगे। भाई उनको लगेगा ना कि जो हमारी प्रतिद्वंदी फर्म है ये अपनी कीमत को कम कर रही है और बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से कम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या होगा कि जो प्रतिद्वंदी फर्म है, अभी उसके कंज्यूमर, उसके ग्राहक भी किधर खिंच के आ जाएंगे, इस फर्म की तरफ आ जाएंगे जो कीमत को कम कर रही है। ठीक है ना, तो अब जो प्रतिद्वंदी फर्म है वो क्या करेगी, प्रतिद्वंदी फर्म भी कीमतों में, ओके, प्रतिद्वंदी फर्म भी कीमत में बराबर की कटौती करेगी, कीमत में बराबर की कटौती करेगी, यानी जितनी पहली फर्म ने कीमत को कम किया था ना, उतनी क्या करेगी, ये बराबर की कटौती करेगी प्रतिद्वंदी फर्म भी। तो यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया कि एक ने कम किया, चलो भाई मेरे ग्राहक ना जाएं, मैंने भी कम कर दिया, ये स्थिति चलती रहती है। ठीक है ना, इस तरह कीमत को कम करने वाली फर्में अपनी बिक्री को नहीं बढ़ा पाती हैं। ठीक है ना, इसीलिए मांग वक्र का यह भाग जो है वो कम लोचदार होता है। दूसरी तरफ एक चीज और समझिएगा कि अल्पाधिकारी फर्म जो है अपनी कीमत को बढ़ाती है तो उसके प्रतिद्वंदी उसका अनुसरण न करते हुए अपनी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस तरह उसके वस्तु की मांगी गई मात्रा में काफी गिरावट आ जाएगी। दो स्थितियां आपने देखा, कीमत को लेकर के बात करेंगे, अगर एक फर्म ने, जैसे दो फर्म ने उदाहरण के तौर पे लिया, फर्म ए लिया और फर्म बी लिया। सपोज दैट फर्म ए ने क्या किया, अपने वस्तु की कीमत को कम किया अपनी बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से, तो जो फर्म बी है उसको ये लगेगा कि हमारे ग्राहक फर्म ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो अभी अपने वस्तु की कीमतों में उतनी बराबर की कटौती करेगा ताकि उसके ग्राहक फर्म ए के पास ना जाने पाए, और प्रतिद्वंदी फर्म ने फिर क्या कर दिया, कीमत में बराबर की कटौती कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फर्म ए अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाना चाहे या बढ़ाए, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रतिद्वंदी फर्म है वो अपने वस्तु की कीमतों को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। उसको ये लगेगा कि अगर हम भी बढ़ा देंगे तो हमारे भी ग्राहक फिर इधर उधर हो जाएंगे, या उसको ये भी लगेगा कि फर्म ए ने बढ़ा दिया तो उसके ग्राहक भाई अगर हमारे पास सस्ता सामान पाएंगे तो हमारे पास शिफ्ट होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्म ए ने अपने वस्तु की कीमतों को बढ़ाया था उसमें गिरावट देखने को मिलने लगेगी, ठीक है ना। उसमें उसकी मात्रा में, उसकी डिमांडेड क्वांटिटी में क्या गिरावट हो जाएगी, उसकी बिक्री में गिरावट हो जाएगी। तो मांग वक्र का ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये सापेक्षतया लोचदार हो जाएगा। अब इन दोनों ही परिस्थितियों में अल्पाधिकारी फर्म के मांग वक्र में वर्तमान कीमत पे विंकुचन होता है, जो कि कीमत स्थिरता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो कीमत स्थिरता का मतलब क्या हुआ, कीमत स्थिरता का मतलब यह हुआ कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें कीमत समय की एक अवधि में एक ही स्तर पे बनी रहे। और अपने मॉडल में इन्होंने जो मेन महत्व दिया, या पूरे के पूरे ओलिगोपोली में आप देखेंगे मैक्सिमम जगह कीमत को लेकर के ही कहानी चलती रही है, ठीक है ना। तो अपने मॉडल में पाल एमसीजी ने क्या बताया कि कीमत स्थिरता एक ऐसी स्थिति होगी जिनमें कीमत जो है वो समय की एक निश्चित अवधि में, एक टाइम पीरियड ले लिया, उस टाइम पीरियड में कीमत एक ही अवधि पे बनी रहेगी। ओके, चाहे कितनी भी मांग और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन हो। ये पूरा का पूरा समरी है पाल एम स्वीजी के मॉडल का, ठीक है। फर्मों में, यानी कि यहाँ पे देखो इन्होंने जो अपना मॉडल लिया है ना, उसमें डुओपोली मॉडल इनका नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनका मॉडल डुओपोली नहीं, इनका मॉडल ओलिगोपोली है। और ओलिगोपोली के मॉडल में उद्योग में फर्मों की संख्या सीमित होती है, ठीक है। उत्पादित वस्तुएं यहाँ पे पूर्ण रूप से समान नहीं है, उत्पादित वस्तुएं यहाँ पे निकट स्थानापन्न है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। विज्ञापन व्यय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार जो है अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार से प्रभावित होता है, जैसा कि आपने कीमत वाले में देख ही लिया कि फर्म ए अगर अपने वस्तु की कीमत को कम करे तो फर्म बी भी कम करेगी। तो कहीं ना कहीं एक का व्यवहार दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। ये मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं हैं इनके मॉडल की, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पाल एम स्वीजी का मॉडल हो गया। इसमें एक डायग्राम भी बनता है, एक डायग्राम भी बनता है। लेकिन अब डायग्राम में समझने वाली बात यही है, जो उसमें डिमांड कर्व बनता है वो किस तरीके का बनता है, यही चीज आपको देखना है। तो चलो अब बताओ, किंक्ड डिमांड कर्व में सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं? एनीवन? अच्छा चलो, छोटा सा एक डायग्राम भी आप समझ लो कि किस तरीके का डायग्राम इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना दूं। इधर सब क्लियर है ना? चलो एक मिनट। हाँ, नोट्स सब मिल जाएगा, नोट्स सब मिल जाएगा, डोंट वरी। पूरे के पूरे मान्यताएं लिख के बता दूं? चलो भाई साहब, मान्यताओं को लिख करके बता देता हूं। ओके, तो चलो इनके मॉडल की मान्यताओं को लिख देता हूं। एजम्पशंस। पहली मान्यता मैंने क्या बताई? पहली मान्यता बताई कि इनका मॉडल जो है वो अल्पाधिकारी मॉडल है, यानी अल्पाधिकारी बाजार में फर्मों की संख्या सीमित। ये डुओपोली मॉडल नहीं है, तो फर्मों की संख्या सीमित। पहली मान्यता, इनके मॉडल में फर्मों की संख्या कैसी? सीमित। दूसरी मान्यता क्या है? उत्पादित वस्तुएं निकट स्थानापन्न। उत्पादित वस्तुएं निकट स्थानापन्न, ठीक है ना। तीसरी मान्यता क्या है? विज्ञापन व्यय नहीं है। विज्ञापन व्यय नहीं है। बाउंस तो नहीं जा रही है ये बातें आप सभी को बताना, कमेंट करके बताना सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगली मान्यता क्या? प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना। प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार से, प्रतिद्वंदियों के व्यवहार से प्रभावित होता है, ठीक है ना। प्रतिद्वंदियों के व्यवहार से क्या होगा? प्रभावित होता है। उतनी बात ओके। हाँ, एक चीज और देखना, एक चीज और देखना,
यहाँ पे इनके मॉडल में जो सीमांत लागत वक्र होगा वो सीमांत आगम वक्र के बीच से बन के गुजरेगा। खैर चलो, ये यही मेन है, उसको आप छोड़ भी सकते हो, ये मेन है। एजम्पशन क्या, दो फर्म, असल में देखो दो फर्म होंगी ऐसा इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उल्लेख नहीं किया। इन्होंने अपने मान्यता में बोला कि फर्मों की संख्या सीमित है, प्राइस फिक्स नहीं करती हैं एक साथ दोनों, ठीक है, दोनों का प्राइस जीरो, डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लगभग सारी बातें सही लिखी हैं। तो इतनी मान्यता आपने देख लिया, सिंपल सा एक डिमांड कर्व, एक देख लो कैसे इनके मॉडल में डिमांड कर्व बनता है या किस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, किस तरीके का डायग्राम बनेगा ये चीज देख लो। एक मिनट, ठीक है, एक फिर हमने ऐसे बना दिया और एक फिर हमने ऐसे बना दिया। चलो अब कुछ इनको हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे इधर हमने नाम दे दिया के, ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया पी, इधर हमने नाम दे दिया बी, इधर हमने नाम दे दिया डी, इधर हमने नाम दे दिया ए। तो अब इस डायग्राम में ओलिगोपोली का एक अल्पाधिकारी का जो विंकुचित माग वक्र होगा वो कौन सा हो जाएगा, विंकुचित माग वक्र कौन सा हो जाएगा, देखो आप, एक मिनट हाईलाइट करके बताता हूं। यहां से चला, ठीक है, के, और पी से फिर क्या हुआ, माग में विंकुचन, तो के पी डी, इसमें इसमें अल्पाधिकारी का जो विंकुचित माग वक्र है, जो किंकित, कहीं कहीं किंक्ड, चलो विंकुचित लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, विंकुचित माग वक्र यहाँ पे क्या है, विंकुचित माग वक्र है के पी डी, के पी डी, ये क्या हो गया, ये विंकुचित माग वक्र है। और पी बिंदु को क्या, ये मोड़ बिंदु है, जहां से देखो डिमांड कर्व आपका क्या डी की ओर आ रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है ना। अगर ये मोड़ बिंदु ना होता तो सिंपली डिमांड करो क्या हो जाता, फिर के पी बी हो जाता, लेकिन ये मोड़ बिंदु है और जहां से फिर क्या किंक्ड डिमांड कर्व यानी विंकुचित माग वक्र के पी डी के बराबर है, ठीक है ना। और पी बिंदु पे मोड़ का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म ए जो है, यानी कि फर्म ए या फर्म सिंपल ले लो फर्म, कि फर्म अगर पी बिंदु से अधिक, यानी कि पी बिंदु जो है ना, इधर से अगर आप प्राइस लेवल को ले लोगे, प्राइस लेवल आपका किधर होता है, इधर होता है, ठीक है, तो अगर आप इधर से मिला दो इसको, तो अगर इससे अधिक ये कीमत रखती है तो इससे उसके प्रतिद्वंदियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, अगर ये कीमत अधिक रखना चाहेगी तो प्रतिद्वंदी कुछ नहीं करेंगे, वो तो मन ही मन खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कीमत वो कम करने लगे तो उसके प्रतिद्वंदियों पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, उसके प्रतिद्वंदियों पे प्रभाव पड़ता है। तो यही पूरी कहानी है, देखो तो आपके एग्जाम के हिसाब से इतनी बातें पर्याप्त हैं आपको किंग डिमांड करो में। यस सर, बट सर डुओपोली मॉडल है तो फर्म तो दो ही होंगी ना। ओके, आपका कमेंट लेट से आया है, एजवर्थ में तो दो ही हैं, हाँ अभी तो देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, एजवर्थ में दो फर्में होंगी, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये डुओपोली में विंकुचन का मतलब समझ रहे हैं क्या, एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर हट जाना, परिवर्तित हो जाना, स्थिति का परिवर्तन होना, अपने मार्ग से भटक जाना। तो आपने क्या देखा इस डिमांड करो में कि पी बिंदु से डिमांड करो क्या विंकुचित हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और ये किधर को शिफ्ट हुआ इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो माग वक्र का पहला हिस्सा है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहला हिस्सा इसमें कैसा रहेगा, माग वक्र का पहला हिस्सा इसमें कैसा रहेगा, एनीवन, हाँ विंकुचन का मतलब चेंज भी आप कह सकते हो। तो माग वक्र का पहला हिस्सा इसमें कैसे रहेगा, कम लोचदार, ठीक है। जब कीमत में, हाँ, माग वक्र का पहला हिस्सा कम लोचदार है और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो अधिक लोचदार होता जाता है। ये पूरी कहानी है देखो पार्लेम स्वीजी की, ठीक, क्लियर।
अभी चलें अब अगले मॉडल पे, एक मॉडल और देख लेते हैं आज की इस क्लास में। सर ये द्वयाधिकार क्यों नहीं है? देखो, द्वयाधिकार तब होता, डुओपोली उन मॉडलों को आप कहेंगे जिनमें दो फर्में रहेंगी, ठीक है ना, जिनमें दो फर्में रहेंगी। और पाल एम स्वीजी ने जो अपना मॉडल दिया ना, पाल एम स्वीजी ने जो अपना मॉडल दिया, उसमें इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ये डुओपोली मॉडल है। इन्होंने अपना मॉडल ओलिगोपोली का दिया, अल्पाधिकार का दिया, और अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती हैं। डुओपोली रहे, द्वयाधिकार रहे, वहां पे दो फर्में होती हैं। ओके, नहीं बेलोचदार कैसे बोलेंगे? बेलोचदार नहीं बोलेंगे, बेलोचदार नहीं है। चलो, तो ये पाल एम स्वीजी का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, एक मॉडल और देखते हैं, किसका? चैम्बरलिन का, चैम्बरलिन का मॉडल, चैम्बरलिन का मॉडल देख लें। ओके, चलो इतना आप देख लेना, एग्जाम के पर्पज से देखो बहुत सारे सवाल इसमें कैसे कैसे बनते हैं। एक तो मैच वैच करने के लिए दे दिया कि विंकुचित मार्ग वक्र किसने दिया, क्या है विंकुचित मार्ग वक्र में, क्या होता है मार्ग वक्र, कैसे शिफ्ट होता है, तो जो मेन मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो फिर आगे हम लोग अब बात करते हैं चैम्बरलिन के मॉडल की। चैम्बरलिन का मॉडल, चलो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहो आपस में, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा चीजों को, ठीक है ना। तो देखो अब चैम्बरलिन का जो मॉडल आता है उसमें क्या कहानी हुई, उसमें इन्होंने भी किसको लिया टारगेट पे, इन्होंने भी कूर्नो के मॉडल को लिया, और इन्होंने बोला कि कूर्नो के मॉडल में फर्में अस्थायी संतुलन को नहीं प्राप्त कर पाती हैं, ठीक है। तो चैम्बरलिन अपना मॉडल देके आते हैं, इन्होंने बोला कूर्नो का मॉडल ठीक नहीं है, हम आ रहे हैं एक अच्छा मॉडल लेकर के। फिर इन्होंने अल्पाधिकार, अब इन्होंने भी जो अपना मॉडल दिया ना, वो अल्पाधिकार के अंतर्गत ही दिया। इन्होंने इसी प्रॉब्लम को चैम्बरलिन ने अल्पाधिकार के अंदर सुधारने का प्रयास किया, और इन्होंने बताया कि अल्पाधिकारी बाजार में भी फर्में संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकती हैं। इन्होंने क्या बोला कि फर्में यहाँ पे भी क्या संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेंगी, संतुलन को क्या करेंगी, प्राप्त करेंगी, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगी? इन्होंने उसके लिए एक सुझाव दिया, इन्होंने बोला कि फर्में आपस में परस्पर निर्भरता को स्वीकार कर लें। इन्होंने क्या बोला कि फर्में आपस में परस्पर निर्भरता को स्वीकार कर लें, परस्पर निर्भरता को स्वीकार कर लें, तथा उद्योग के एकाधिकारी लाभ को बढ़ाने का प्रयास करें, तथा उद्योग के एकाधिकारी लाभ को बढ़ाने का प्रयास करें, यह बात चैम्बरलिन ने बोली, ठीक है ना। विंकुचित मार्ग वक्र में मार्ग की लोच कैसी होगी? आगे देखो आप चैम्बरलिन के इस मॉडल में, चैम्बरलिन ने अपने मॉडल में बोला, चैम्बरलिन ने ऐसा बोला कि फर्मों की जो स्वतंत्र मान्यता है उसको इन्होंने अस्वीकार किया। यानी चैम्बरलिन ने बताया कि अल्पाधिकारी स्थिति में फर्मों द्वारा एकाधिकार की स्थिति प्राप्त करने पर ही अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चैम्बरलिन ने क्या बोला कि ओलिगोपोली मार्केट में फर्में क्या करें, वो एकाधिकार की स्थिति के अंतर्गत कार्य करें, और इसी स्थिति में ही जो है अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकाधिकार को महत्व दिया, इन्होंने एकाधिकार को महत्व दिया या एकाधिकार का प्रयोग किया ओलिगोपोली के अंदर, अल्पाधिकार के अंदर, और बोला कि इसी के माध्यम से फर्में जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगी, मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसी माध्यम से
हो जाएगा, ठीक है ना। चैम्बरलिन का जो मॉडल है इसमें जो डिमांड कर्व लिया गया, बाजार मांग वक्र एक ऋणात्मक ढाल वाला लिया गया, उत्पादन लागत को शून्य माना गया और फर्में यहाँ पे अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए उत्पादन करती रहेंगी और इसके द्वारा एकाधिकारी मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। तो सिंपल सा इनके मॉडल का डायग्राम आप देख लो, कैसा इन्होंने डायग्राम अपने मॉडल को समझाने में बताया। ठीक है ना, किस तरीके का, एक तो सिंपल सा, चलो एक डिमांड कर्व ऐसे हो गया, ओके, और इधर से फिर क्या, हाँ चलो एक एक पॉइंट को लिख देते हैं। इधर हमने लिख दिया ये M पॉइंट है, इधर हमने लिख दिया ये K पॉइंट है, फिर से इधर अभी S लिखेंगे, इधर D। एक तो संतुलन की स्थिति हमने यहाँ पे दिखा दिया, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ओ चलो इतना हो गया है ना, ये हो गया। अब एक पॉइंट इधर से आपका चलेगा, इधर P P डैश S हो गया, D हो गया, इधर हमने बोल दिया कि ये T पॉइंट हो गया, T, ठीक है। इसको क्या बोल दें, अच्छा ये जो है ना ये असल में इसको टच करते हुए चलेगा, इधर ऐसे, ये P नहीं होगा, इधर N। अब चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस बीच आप लोग का कोई कमेंट आ रहा है, किंग डिमांड कर ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा लोचदार जबकि नीचे वाला हिस्सा बेलोचदार, ठीक ठीक, आप लोग वो अपना समझते रहो, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कहानी को आगे। इस चित्र में ए और बी दो उत्पादक फर्में हैं और फर्म ए पहले उत्पादन करने आती है, के बिंदु पे वह संतुलन को प्राप्त करती है, ओपी के बराबर कीमत रहती है और ओ एन के बराबर मात्रा का वो उत्पादन करती है। फर्म ए आई, फर्म ए, ठीक है, ये क्या करती है, कीमत फर्म ए जब आती है तो कितनी होती है, ये हो जाएगी ओपी, और उत्पादन मात्रा कितनी हो जाएगी जितने पे ये उत्पादन कर रही है वो है एन, ठीक है। एन उत्पादित मात्रा को ओपी कीमत पे ये बेचेगी। फिर क्या, फर्म बी आती है, फर्म बी भी उत्पादन करती है और फिर वो क्या करती है कि फर्म बी जब आएगी तो उसमें क्या, फर्म बी में जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी, कीमत कम होकर के कितना, ओपी डैश, और उत्पादित मात्रा इसकी फिर बढ़ जाएगी, कीमत कम हुई तो ये कितनी उत्पादन मात्रा को कितना कर रही है, ओटी के बराबर कर रही है, ठीक है ना। इसी कीमत को अस्थायी करने के लिए, क्योंकि ये जो फर्म बी आई तो ये कीमत जो कम हो गई, इस कीमत को कैसे अस्थायी किया जाए, इसीलिए चैम्बरलिन ने जो है अपना मॉडल दिया। चैम्बरलिन का यह मानना था कि अस्थायी संतुलन ऐसी स्थिति में तभी प्राप्त होगा जब किसी फर्म को मांग वक्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान ही ना रहे। यानी इन्होंने ये बोला कि जो फर्म है यहाँ पे मार्केट में, अगर उसको मांग वक्र का ज्ञान ही ना रहे तो यहाँ पे अस्थायी संतुलन हो सकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज तो चलो क्या कि बाजार के मांग वक्र का ज्ञान ना हो, इसको लिख दूं, मांग वक्र का ज्ञान ना हो, मांग वक्र का ज्ञान न हो, पहली चीज इन्होंने ये बोल दी। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे परस्पर निर्भरता की स्थिति के द्वारा एकाधिकारी वाली बात आ जाए, ठीक है ना। यानी कि इसके साथ ही साथ परस्पर निर्भरता की स्थिति के द्वारा एकाधिकार वाली स्थिति देखने को मिल जाए, ठीक है, और इसके साथ पूर्ति के बारे में भी ज्ञान हो जाए तो सभी फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रयास करेंगी। तो एक तरीके से आप देखें तो ये जो चैम्बरलिन का मॉडल है ये काफी हद तक जो है वो कुर्नो के मॉडल से मिल रहा है। चैम्बरलिन का जो मॉडल है ये काफी हद तक कुर्नो के मॉडल से मिल रहा है, ठीक है ना, काफी हद तक ये कुर्नो के मॉडल से
मिलता जुलता है। और इन्होंने कोई नई चीज की चर्चा नहीं किया है, इन्होंने कोई नई चीज की चर्चा नहीं किया, ठीक है ना, नई फर्मों के प्रवेश वगैरह की भी बात नहीं किया। तो जो कहीं ना कहीं देखो कुर्नो ने अपना मॉडल दिया था, उसी मॉडल का एक तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। उसी मॉडल का इन्होंने एक तरीके से कॉपी कर लिया और उसी के आधार पे अपना सिद्धांत दे दिया। दो बातें इन्होंने बताई, एक तो बताया कि बाजार, डायग्राम भी सेम लगा, हाँ डायग्राम भी लगभग सेम है। तो दो बातें देखो इन्होंने बताई। मेन बात क्या, कि इन्होंने बात किया कि फर्में परस्पर आपस में समझौता कर लें। और दूसरी बात इन्होंने क्या किया, दूसरी बात इसमें इन्होंने ये किया कि मांग वक्र का पर्याप्त ज्ञान ना रहे फर्मों को। एक और बात क्या, इन्होंने बोला कि यहाँ पे अल्पाधिकार में ही एकाधिकार वाली स्थिति आ जाए। तो इन सभी के माध्यम से चैम्बरलिन ने अपना मॉडल दिया। तो ये हो गया चैम्बरलिन का मॉडल। अब बताइए सब कुछ ठीक है ना। अब आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी बातें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं, इसमें से अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, या इसके बाद अभी जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करेंगे, उधर अगर आपको कुछ ना समझ में आएगा तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी नोट्स मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, अलग अलग पार्ट में आज ही मैं सभी की सभी नोट्स अपलोड कर दूंगा। ओके, सबकी सब नोट्स मिल जाएगी, सब मिक्स हो रहा है। चलो आज पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद ही दे दूंगा। डायग्राम से क्वेश्चन देखो बहुत बहुत कम पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस उठा के देखिएगा, डायग्राम से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। मॉडल से जो ज्यादातर सवाल बनते हैं वो इसकी मान्यताओं से लेकर के बनते हैं, इसके निष्कर्ष से लेकर के बनते हैं। ठीक ठीक, हाँ क्वेश्चन लगाइएगा, उसके बाद बताना आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, प्रीवियस के सवाल कहाँ मिलेंगे, अरे आप यूजीसी का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी आप बुक ले लो ना। अब जो भी टॉपिक आपने पढ़ा आप देखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे सवाल आए हैं, तो वो सवाल आप कर लीजिए प्रीवियस का। ठीक है, सब कुछ क्लियर। चलो फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं, बाकी कुछ भी ना समझ में आया हो या कोई सवाल नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। आपके किसी भी कोर्स की नोट्स की बात करेंगे, वीडियो की बात करेंगे, सारी चीजें आपके कोर्स के कंटेंट में अवेलेबल हैं। कोर्स कंटेंट देखते रहें, लाइव क्लास सेक्शन देखते रहें, तो आपको कुछ जो है ऐसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे।